इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है हमें कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। चूंकि यदि हम यहाँ पर महीनों की बात करें तो हमें मालूम है कि महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो यह जो महीने हैं 12 है, अर्थात ये कैसा है, ये परिमित है। ठीक है, यदि हम इसकी बात करें जे अक्षर से, तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं उनमें यदि हम बात करें तो क्या है, जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल नहीं होता, मई नहीं होता, जून। यदि हम जून की बात कर लें तो जून भी क्या है, हमारा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला है। जून के बाद जुलाई की बात कर लें तो जुलाई भी क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हम कह सकते हैं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का जो संग्रह है वो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पहला हमारा है ये क्या, एक समुच्चय है, क्योंकि इसमें जो महीनों की संख्या है वो कैसी है, एक परिमित है, और इनका संबंध जो है किसी बाहर के सदस्यों से इसका संबंध नहीं है, और हम कह सकते हैं सुपरिभाषित है। हम यदि दूसरे प्रश्न की बात करें कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, तो हमने बताया है किसी लेखक को अधिक प्रतिभाशाली और किसी को अधिक प्रतिभाशाली कह सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें लोगों का मतभेद हो सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह जो है वह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह क्या है, समुच्चय नहीं है। यदि हम तीसरे की बात करें कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो यह भी एक समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की बात की गई है विश्व के, तो इसमें भी लोगों का क्या हो सकता है, मतभेद हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह भी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। यदि हम चौथे की बात करें, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो जैसे कि हम कक्षा 11वीं के स्टूडेंट्स की बात करें, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कक्षा में बच्चों की संख्या क्या होती है, एक परिभाषित होती है, निश्चित होती है कि हमारी कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 ही रहेंगे। तो उसमें और बालक, यदि हम बालकों की बात करें तो बालक क्या है, हमें मालूम होता है कि मेरी कक्षा में कितने बालक हैं, अर्थात यह क्या है, सुपरिभाषित है। हम यदि कहें कि 12वीं कक्षा का बच्चा आके हमारी कक्षा में शामिल हो जाए तो नहीं हो सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है यह एक क्या है, समुच्चय है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। यदि हम कहें पांचवा, 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं की यदि हम बात करें तो यह तो एक अपरिमित समुच्चय है, अनंत समुच्चय है। लेकिन यदि उन्होंने कह दिया है कि 100 से कम, तो 100 से कम की बात करें तो 1, 2, 3 से लेके कहाँ तक, 99 तक संख्याएं, और हमें मालूम है कि इनमें केवल कैसी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें ऋण की संख्याएं नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह जो समुच्चय है क्या है, एक सुपरिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। यदि हम पांचवा कहें कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो यहाँ पर सिर्फ एक लेखक की बात की गई है, प्रेमचंद की। तो इनके जो उपन्यास होंगे वो स्वयं के उपन्यास होंगे, किसी दूसरे के उपन्यास इसमें शामिल नहीं होंगे इस समुच्चय में। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेमचंद हैं इनके जो उपन्यासों का संग्रह होगा वह क्या होगा, एक सुपरिभाषित होगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक समुच्चय है। यदि हम बात करें सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांकों की यदि हम बात कर लें, तो यदि हम पूर्णांकों की बात करें तो सम की बात की गई है, तो 2, 4, 6 इस तरीके से अनंत तक। और यदि हम कहें बात ऋण 2, ऋण 4 इस तरीके से अनंत तक, तो ये क्या है, डिफाइन है। अनंत ये कौन सा है, अनंत समुच्चय है, परिमित समुच्चय है, लेकिन कैसा है, एक वेल डिफाइन है, क्योंकि इसमें सभी समपूर्णांकों की बात की गई है, इसलिए यह क्या है, एक समुच्चय है। यहां पर यदि हम 8वें प्रश्न की देखें, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे वो क्या होंगे, वेल डिफाइन होंगे। मतलब यहां पर इस अध्याय में जो आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है वो क्या है, पहले से हमें परिभाषित है कि इस अध्याय में समुच्चय से ही संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो हम कह सकते हैं
कि इसमें किसी, यदि हम कहें कि इसमें बीजगणित के प्रश्न आ जाएं, या हम इसमें कहें कि त्रिकोणमिति के प्रश्न आ जाएं, तो नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं किसी बाहर का अवयव इस समुच्चय में शामिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह समुच्चय कैसा है, परिभाषित है, इसलिए यह समूह क्या होगा, एक समुच्चय होगा। यदि हम प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें कि विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो फिर पुनः बात हो गई कि विश्व में हम सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह जो है, संग्रह जो है, इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, मतभेद होगा कि कौन सा जानवर अधिक खतरनाक है और कौन सा कम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न है जो हमने देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो उसमें पूछा जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, मान लीजिए ए बराबर हमें दिया गया है 1 2 3 4 5, रिक्त स्थानों में हमें उपर्युक्त प्रतीक एप्सिलॉन जो दिया गया है नॉट इक्वल टू, इनका प्रयोग करना है। जैसे कि हमने बताया था कि समुच्चय में कौन सा अवयव है कौन सा नहीं, उसके लिए हम इस प्रतीक के द्वारा परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 5 खालिस्तान ए, तो हम यदि समुच्चय ए में देखें कि 5 इसमें अवयव हैं, तो हम कह सकते हैं 5 बिलोंग करेगा ए में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 5 जो है बिलोंग करेगा ए में। दूसरा यदि हम बात करें कि 8 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए, क्या आएगा वहाँ पे, तो हम इस समुच्चय में देखें कि 6 के बाद है ही नहीं कोई अवयव, 7 8 है ही नहीं, तो हम कह देंगे कि 8 जो होगा नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से यदि हम 0 की बात करें तो 0 इस समुच्चय में नहीं है, इसलिए 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। क्योंकि इसमें 4 क्या है, इस समुच्चय में ए जो समुच्चय है उसमें जो है 4 है, इसलिए हम कह देंगे 4 बिलोंग करता है ए में। यदि हम 2 की बात करें कि 2 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू ए, तो जो समुच्चय ए है उसमें 2 अवयव है, इसलिए हम कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। यदि हम बात की गई है 10 के लिए क्या होगा, तो 10 इस समुच्चय में नहीं है, 6 तक ही अवयव हैं, इसलिए 10 जो होगा नॉट बिलोंग्स टू ए। कह सकते हैं जो अवयव 10 है वह ए समुच्चय में नहीं है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमें दिए गए हैं ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, इसको हमें सारणी रूप या फिर रोस्टर रूप में लिखना है। यदि हम यहाँ पर पहला प्रश्न देखें कि x सच दैट x एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और यहाँ पर जो x है वह ऋण 3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है, तो इसका जब हम रोस्टर रूप लिखेंगे तो क्या होगा, a बराबर, अभी यहाँ पर x का मान ऋण 3 से बड़ा है, तो ऋण 3 से बड़ा होगा, अर्थात क्या होगा, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमारा जो रोस्टर रूप होगा वो हमारा प्राप्त हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है x दैट x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो x है वह संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या की बात की गई है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं b बराबर 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी हमारी, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 से कम की बात की गई है, इसलिए संख्या क्या हो जाएंगी, ये 6 से कम संख्याओं का समुच्चय b के अंतर्गत आ जाएगा। यदि हम तीसरे प्रश्न की बात करें c, तो यहाँ पे लिखा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। यदि हम देखें c बराबर, यदि हम देखते हैं इसमें कि अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो हम देखते हैं कि पहला जो है 1 ले लिया दहाई अंक, तो दूसरा इकाई अंक क्या ले लिया 17, तो एक संख्या 17 बन गई। यदि हम इकाई अंक को घटाते जाएंगे और दहाई के अंक को बढ़ाते जाएंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती जाएंगी। जैसे 1 लिया, फिर हम 2 ले लें तो हमें 6 लेना पड़ेगा, तो 26 बन जाएगी। अब यदि हम 3 लेंगे तो हमें 5 लेना पड़ेगा, 35 बन जाएगी। अब हम यदि 4 लेंगे तो हमें फिर से 4 लेना पड़ेगा। यदि अब हम क्या करेंगे 5 लेंगे तो यहाँ पे हमें 3 लेना पड़ेगा। अब यदि हम 6 लेंगे यहाँ पे तो हमें 2 लेना पड़ेगा। अब यदि हम यहाँ पे क्या लेते हैं 7 लेते हैं तो हमें 1 लेना पड़ेगा। यदि हम 8 लेते हैं तो हमें यहाँ पे
शून्य लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो संख्याओं का ये समुच्चय बनेगा यह क्या होगा, ऐसी 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या होगा, 8 होगा। यह चौथा क्वेश्चन है, d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। मतलब हमें क्या बतलाना है कि 60 की जो भाजक है, 60 की भाजक है अर्थात ऐसी संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका भाग 60 में जाता है। तो हम ऐसी संख्याएं देख लेते हैं। d बराबर, यदि हम देखें कौन सी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 संख्या होती है। तो 2 का भाग 60 में जाता है तो हम कह सकते हैं 2। 3 की बात करें तो 3 का भाग जाता है 3। 5 अभाज्य संख्या तो 5 का भाग 60 में जाता है 5 का। तो इस तरीके से फिर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, अर्थात x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 में अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, 2, 3, 5 होंगी। इन्हीं संख्याओं का इसमें क्या होगा, भाग जाएगा। यहां पर हम 5वां प्रश्न देखते हैं कि E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यदि हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय E बराबर देखें तो सबसे पहले क्या आया है, T, तो हमने T ले लिया इसमें। फिर उसमें आया है R, फिर आया है I के बाद क्या आया है, G देख लिया हमने। G के बाद आया है O ले लिया हमने। O के बाद आया है N ले लिया हमने। n के बाद क्या है, O आया है। और हमने क्या बताया था कि जब हम समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं तो यदि अक्षर दोबारा आते हैं और एक बार हम उसको ले चुके हैं तो हम उसको पुनः से नहीं लिखते समुच्चय में। तो हम O को अब नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। O के बाद M आया तो M को लिखना पड़ेगा। M के बाद E आया, E नहीं लिया तो E लिखना पड़ेगा यहाँ पे। E के बाद T की बात करें तो हम लिख चुके हैं। R की बात करें तो लिख चुके हैं। Y की बात आती है तो Y हमें लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें E बराबर हमें ये प्राप्त हो जाता है। 6वां प्रश्न है, F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर पुनः देखते हैं कि F बराबर हमें बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय देखना है। तो हम सबसे पहले तो लिखते हैं B ले लिया यहाँ से, फिर हमने E ले लिया, E के बाद हमने T ले लिया। तो यहाँ पर देखो T 2 बार आया है लेकिन हम समुच्चय में लिखेंगे तो T को 1 बार लिखेंगे। फिर E आया, E हम लिख चुके हैं। फिर R लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम समुच्चय के रूप में इसको लिख लेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है जो रोस्टर रूप में दिया गया है 3, 6, 9, 12। तो यहाँ पर यदि हम 3 की टेबल पढ़ें तो क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। मतलब जो संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं उनमें क्या किया जा रहा है, 3 का गुणा किया जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बराबर 3n लिख सकते हैं, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N मतलब क्या है, n जो है एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या है और जो n का मान है क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। मतलब 4 तक ही हो सकता है। 5 करेंगे 15 नहीं है इसमें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि n का जो मान है वह 1 से बड़ा या बराबर है, लेकिन किससे छोटा है, 5 से छोटा है। हम इसको लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं उसको और देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर -5 लिखते हैं कि n का मान जो है 5 से छोटा है, यदि 5 से छोटा है तो हमें यह लिखना पड़ेगा कि जो n है वो कैपिटल N में बिलोंग करता है, अर्थात वह एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखना अनिवार्य होगा। तो हम इसको -5 लिख सकते हैं, या फिर इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं कि जो n है उसका मान 1 या 1 से तो बड़ा है, लेकिन कैसा है, वो 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटा है। हम इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 2, 4, 8, 16, 32। यहां पर यदि हम देखें
दो के ऊपर यदि n की घात यदि हम मान लें, n का मान यदि 1 रखें तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा। लेकिन n का मान क्या हो सकता है, 5 तक ही हो सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और n का मान क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि n की जो घात है वह क्या है, एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। तो यहाँ पर हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं कि x सच दैट x बराबर 2 के ऊपर n की घात 2 टू द पावर n, जहाँ n बिलोंग करता है किसमें, नेचुरल नंबर में, और n का जो मान है 1 से बड़ा या बराबर है, लेकिन किससे छोटा या बराबर है, 5 के बराबर हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पर पुनः वही कि यहाँ पे 5 का वर्ग 25, 5 की घन या 5 के ऊपर 3 की घात 125, 5 के ऊपर 4 की घात 625। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लिखते हैं हम x सच दैट x बराबर 5 टू द पावर n, जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n का जो मान है वह 1 से बड़ा या बराबर होगा 4 से, क्योंकि n का मान क्या है 4, तो 4 से छोटा या उसके बराबर होगा। यहाँ पर यदि हम चौथा क्वेश्चन देखें, 2, 4, 6, इसी प्रकार 8, 10, 12, मतलब इस संख्या में क्या हो रहा है, 2 का गुणा हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर x सच दैट x बराबर 2n। यहाँ पे क्या है, x का मान 2n है, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। बस हमें इतना ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है और नेचुरल नंबर है। यदि हम पहला n का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। यदि हम इसको और लिखना चाहें तो किस रूप में लिख सकते हैं, इस पर हम विचार कर लेते हैं। 2, 4, 6, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक सम संख्याएं हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक कैसी सम संख्या है। लेकिन सम संख्याएं कैसी हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है, क्योंकि ऋण की संख्याएं नहीं है, सम प्राकृत संख्या है। तो यहां पर हम इस तरीके से बता सकते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं इसका कि 1, 4, 9 अप टू 100। यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम देखें 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है। इसी प्रकार 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x सच दैट x बराबर n का वर्ग, n का वर्ग। और ये n क्या है, n का मान क्या है, n क्या है, बिलोंग करता है कैपिटल n में, इसको भी लिख सकते हैं हम। और n का जो मान है वो 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, लेकिन किससे, 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इन रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां पर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। हमें इन सभी अवयवों को क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। पहला प्रश्न है, a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यदि हम इनके अवयवों को सूचीबद्ध करें तो हम लिखते हैं a बराबर समुच्चय x एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 से धनात्मक दिशा की ओर। तो विषम की बात की गई तो 1, 3, 5, 7 अप टू अनंत तक। अनंत तक क्यों, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, इन्होंने कहा है x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये विषम प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होंगी, अनंत तक होंगी हमारी। प्रश्न क्रमांक बी है, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x का मान जो है वह ऋण 1/2 से तो बड़ा है, लेकिन कैसा है, 9/2 से छोटा है। यदि हम इसकी बात करें पूर्णांक के लिए तो ये संख्या तो क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है।
तो हम यदि हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांकों को हम देखते हैं कि इस पर यदि ऋण 1/2 की बात करें तो ऋण 0.5 आएगा, और यदि हम 9/2 की बात करें तो ये आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। और x का मान इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, और यहाँ पे पूर्णांकों की बात की गई है, इसलिए हम इसको लिखते हैं समुच्चय के रूप में, सूचीबद्ध करते हैं इसके अवयवों को। तो हमें 0.5 से कैसा चाहिए है, बड़ा चाहिए है। ठीक है, तो हम 0.5 से बड़ा क्या आ जाएगा, 0.5 से बड़ा क्या होगा, फिर शून्य ही होगा। पूर्णांक में यदि हम बात करें शून्य होगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि हमें पता है 9/2 मतलब 4.5 इससे छोटा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सूचीबद्ध हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, C बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और x² का मान छोटा या बराबर है 4 से। यदि हम पूर्णांक की बात करें तो 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, और ऋण 1, ऋण 2 इस तरीके से, ऋण 3। ठीक है, हम x का मान यदि सबसे पहले हम 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग क्या हो जाएगा 0, और 0 का मान लेसार होगा 4 से। इसी तरीके से 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और लेसार होगा 4 से। यदि हम 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 लेसार 4। ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। यदि जब कंडीशन 1 और 2 में फॉलो हो रही तो ऋण 1 का वर्ग भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऋण 2 का वर्ग भी 4 हो जाएगा। मतलब ये जो अवयव हैं हमारे इस समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम इसको लिखते हैं कि जो हमारा समुच्चय होगा सूचीबद्ध रूप में वो क्या होगा, 0, 1, 2, ऋण 1 और ऋण 2। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। 5वां प्रश्न है कि f बराबर x सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम देख लेते हैं 31 दिन किस में नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हम फरवरी की बात कर लें। फरवरी 28 दिन या 29 दिन होते हैं। फरवरी के बाद हम मतलब अप्रैल की बात कर ले, अप्रैल की बात कर ले, अप्रैल हो गया। अब जू मतलब होता है जून, जून की यदि हम बात कर लें तो जून आ जाएगा। अब जू सित की बात कर लें मतलब सितंबर की बात कर लें, सितंबर की बात कर ली हमने। अब जू सित नौ मतलब नवंबर, 30 के हम ये जानते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो महीने हैं 30 के होते हैं और ये 28 की होती है, और बाकी सब कितने के होते हैं, 31 के होते हैं। तो इनका समुच्चय जो होगा वो सूचीबद्ध हो जाएगा। यहाँ पे 6वां प्रश्न है, f बराबर x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। तो k से पहले आने वाले सभी हम व्यंजन वर्णों की बात करेंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यदि हम a की बात करें तो a तो क्या है, स्वर है। b की बात कर लें, c की बात कर लें, d की बात कर लें, e नहीं आएगा। f की बात कर लें, g की बात कर लें, h की बात कर लें, i नहीं आएगा। जे की बात कर लें, जे के बाद क्या आता है, के, और के से पहले की बतलानी थी, तो हमारे ये समुच्चय के रूप में सूचीबद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रश्न क्रमांक 5 में इन प्रश्नों को हल किया। यह प्रश्न क्रमांक 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखे और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पर सही मिलान करना है। तो हम पहला देखते हैं 1, 2, 3, 6। यदि 1, 2, 3, 6 की यदि हम बात करें तो इसका मिलान किससे होगा, यह जो है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पर यदि हम 6 को देखें तो 6 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का चला जाता है, 3 का चला जाता है और 6 का भी जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला है उसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 2 और 3। 2 और 3 का यदि हम बात करें कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, और हमें a दिया गया है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो 6 में क्या है, 2 का भाग भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 है उसका आंसर क्या होगा, a हो जाएगा। अब यदि हम 3 की बात कर लें, 3 की बात करें तो यहाँ पे 3 लिखा है, MATHEICS मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएंगी। तो ये क्या है, डी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा,
ये तो हम अब पढ़ ही चुके हैं। अब यदि हम 4 की बात कर लें तो 4 को हम देखते हैं, 1 3 5 7 9 की यदि हम बात करें तो ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। और क्या सी हैं, ये 10 से कम है। तो यहाँ पे ये दिया गया है बी नंबर में, एक्स दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनका मिलान किया।